नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक बिल्कुल ऐसे नए विषय के साथ जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे कच्छतीवु और भारत श्रीलंका संबंधों के बारे में। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप कच्छतीवु के संबंध में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट से अचानक एक बार फिर भारत और श्रीलंका के संबंध चर्चा में आ गए हैं। कच्छतीवु श्रीलंका के नेदुनतीवु और भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित एक निर्जन द्वीप है जो वर्तमान में श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। पूर्व में इसके स्वामित्व को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद था। पारंपरिक रूप से यह द्वीप श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। वर्ष 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा इस द्वीप का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इस द्वीप का क्षेत्रफल मात्र 285 एकड़ है। यह द्वीप पहले रामनाड राज्य का हिस्सा था। ब्रिटिश राज्य के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बन गया था। यह द्वीप पूरी तरह निर्जन है, यहां तक कि इसमें पीने योग्य पानी भी नहीं है। यहां पर एकमात्र धार्मिक स्थल सेंट एंटोनी कैथोलिक श्राइन है। इस श्राइन का निर्माण श्रीनिवास पादयाची नाम के एक भारतीय तमिल कैथोलिक ने करवाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 मार्च 2024 को सुबह 9:46 पर अपने ट्वीट में लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्छतीवु को छोड़ दिया। यहां अंग्रेजी के शब्द कैलसली का उपयोग हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है, इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस के काम करने का तरीका रहा है। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को सुबह 8:44 पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट और किया। उसमें उन्होंने लिखा, बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्छतीवु पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह उजागर कर दिया। कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयां हैं, उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके बेटे बेटियां आगे बढ़ें, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्छतीवु पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष को सूचना के अधिकार में प्राप्त एक जानकारी के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर का हवाला दिया। इस खबर में कहा गया है कि 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कच्छतीवु श्रीलंका को देने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होगा। हालांकि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एमसी सितलवाड़ का कहना था कि इस द्वीप पर भारत का दावा ज्यादा मजबूत है क्योंकि यह द्वीप 1875 से 1948 तक लगातार रामनाड के राजा के अधिकार में रहा है। 1968 में विपक्ष के दबाव के उत्तर में इंदिरा गांधी सरकार ने कहा था कि भारत के दावे का संतुलन अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के साथ बनाने की आवश्यकता है। 1974 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि को भारत का दावा इस द्वीप पर छोड़ने की सूचना दी गई। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि श्रीलंका के दस्तावेजों के अनुसार उनका दावा अधिक मजबूत है क्योंकि मद्रास राज्य रामनाड के राजा के द्वीप पर स्वामित्व के दस्तावेज नहीं दिखा सका है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने 27 जनवरी 2015 को इसी विषय पर विदेश मंत्रालय से सूचना के अधिकार में प्राप्त पत्र में दी गई जानकारी के हवाले से कहा है कि 1974 एवं 1976 के श्रीलंका के साथ समझौतों में कोई भी क्षेत्र न तो अधिग्रहित किया गया था और न ही छोड़ा गया था क्योंकि इन समझौतों के पूर्व इन क्षेत्रों का सीमांकन ही नहीं किया गया था। समझौते के अनुसार कच्छतीवु द्वीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से श्रीलंका की ओर है। ध्यान देने की बात यह है कि 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे और वर्तमान विदेश मंत्री उस समय विदेश सचिव थे। ऐसे में यह विचार करने योग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाल के ट्वीट को
किस नजरिए से देखा जाए। भारत के प्रधानमंत्री जी के इस ट्वीट का असर श्रीलंकाई मीडिया पर तत्काल दिखाई दिया। द हिंदू में 2 अप्रैल को छपी खबर के अनुसार श्रीलंकाई मीडिया में ऐसी खबरें प्रकाशित हो रही हैं जिनमें कहा गया है कि यदि भारत का यही रुख रहा तो श्रीलंका को अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए कहीं और देखना होगा। उनका इशारा सीधा चीन की ओर था। हालांकि श्रीलंका के विदेश मंत्री ने इस बात को बढ़ाया नहीं और कहा कि भारत में चल रहे चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए ये बात भारत के अंदरूनी मुद्दे के रूप में कही गई है। इस पर विषय पूरी तरह से हल किया जा चुका है और इस पर किसी वार्ता की आवश्यकता नहीं है। आशा करना चाहिए कि श्रीलंका के विदेश मंत्री के इस बयान के बाद ये बात यहीं पर समाप्त हो जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच मित्रवत द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक, सामाजिक और सामरिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदारी है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत और श्रीलंका के बीच प्रोटो सिंगल मार्केट स्थापित करने का समझौता भी लगभग अंतिम चरण की ओर है। भारत और श्रीलंका की साझा समुद्री सीमा है। दोनों देशों के बीच पाक जल डमरू मध्य नाम का एक पतला सा समुद्री रास्ता है जिसकी अधिकतम चौड़ाई 85 मील है और अधिकतम गहराई मात्र 300 फुट ही है। दोनों ही देशों का हित हिंद महासागर को सुरक्षा क्षेत्र बनाने में है। भारत और श्रीलंका दोनों ही प्रजातंत्र हैं, गणराज्य हैं और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका की वित्तीय सहायता और ऋण पुनर्गठन प्रस्ताव की सिफारिश भी की है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रमुख है और भारत बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2020 में भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की थी। ये वित्तीय सहायता बौद्ध मठों की स्थापना, युवा भिक्षुओं की शिक्षा, बौद्ध विद्वानों के बीच बातचीत में वृद्धि, बौद्ध विरासत को समर्पित संग्रहालयों की स्थापना, सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा, पुरातत्व में सहयोग और बुद्ध के अवशेषों के पारस्परिक प्रदर्शन के लिए है। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। रामायण में तो श्रीलंका का जिक्र है ही। सम्राट अशोक के समय उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका जाकर वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। श्रीलंका और भारत दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं और दोनों को लगभग एक ही साथ स्वतंत्रता मिली है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो श्रीलंका कुछ ही महीने बाद 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। प्रारंभ में दोनों देशों के काफी नजदीकी संबंध थे। श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव आता ही रहा है। 1970-80 के दशक में श्रीलंका को ऐसा लगने लगा कि भारत श्रीलंका में अलगाववादी विद्रोहियों लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का वित्त पोषण और प्रशिक्षण कर रहा है। उत्तर श्रीलंका तमिल बहुल है। वहां पर श्रीलंका की सरकार के प्रति गुस्सा था। वहां के लोगों को लगता था कि सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। बहुत सारे तमिल श्रीलंका छोड़कर भारत आ रहे थे। भारत के तमिलनाडु राज्य में इन शरणार्थियों के प्रति समर्थन था। इस दबाव के चलते 1987 में भारत ने श्रीलंका के अंदरूनी सिविल वॉर में हस्तक्षेप किया। श्रीलंकाई गृह युद्ध में भारतीय हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया था क्योंकि उस गृह युद्ध ने भारत पर भी असर डाला था। बाद में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते ने तमिल क्षेत्रों को कुछ हद तक क्षेत्रीय स्वायत्तता भी प्रदान की। अधिकांश तमिल उग्रवादी समूहों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, लेकिन लिट्टे ने समझौता अस्वीकार कर दिया और आईपीकेएफ को अपने हथियार सौंपने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना ने लिट्टे पर कई हमले किए, जिससे जाफना प्रायद्वीप पर नियंत्रण हासिल करने के लिए ऑपरेशन पवन नाम का 1 महीने का अभियान भी चलाया। विडंबना यह हुई कि उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा ने लिट्टे का समर्थन करना शुरू कर दिया। आईपीकेएफ पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। विशेष रूप से आईपीकेएफ पर जाफना के एक अस्पताल में नरसंहार का आरोप लगाया गया, जिसमें मरीजों, डॉक्टरों और नर्सों सहित 70 से अधिक नागरिकों की मृत्यु हुई। इससे श्रीलंका के तमिलों के बीच भी भारत अलोकप्रिय बन गया। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 1115 से अधिक सैनिक शहीद हुए। इसके बाद भारत श्रीलंका में विरोध सहने लगा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा ने आईपीकेएफ की वापसी की मांग की,
मार्च 1980 तक IPKF को वापस बुला लिया गया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और लिट्टे को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। भारत ने 1992 में लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 1990 के दशक में द्विपक्षीय संबंधों में कुछ सुधार हुआ और भारत ने शांति प्रक्रिया का समर्थन किया। भारत को इस दौरान इस संघर्ष में पाकिस्तान की सैन्य भागीदारी से भी सावधान रहने की जरूरत पड़ी। श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान भारतीय हस्तक्षेप से उपजी कटुता के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका धीरे धीरे चीन के करीब आता जा रहा है। उसने चीन के साथ नौसैनिक समझौते किए हैं और यह भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर भारत ने श्रीलंका के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए उसके साथ परमाणु समझौता किया है। वित्तीय और आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए भारत ने श्रीलंका को 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद भी की है। भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप क्रेडिट लाइन के माध्यम से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम की आपूर्ति करने का समझौता किया गया है। भारत के एक्सिम बैंक और स्टेट बैंक ने आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्यात ऋण सुविधा दी है। भारत ने श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए भी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का समझौता किया है। भारत ने श्रीलंकाई परिवहन विभाग को 500 बसों की आपूर्ति भी की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने श्रीलंका को 5 लाख टीके भी भेजे थे और 150 टन ऑक्सीजन भी भेजी थी। जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें आपसी सहयोग में तेजी लाने और आर्थिक साझेदारी के लिए समझौते किए गए। सितंबर 2023 में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कनाडा के साथ भारत के राजनयिक विवाद में भी भारत का समर्थन किया था। भारत द्वारा श्रीलंका को दी जा रही सहायता के संबंध में YouTube की चैनल एदा दिराना इंग्लिश पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत स्टार न्यूज के CEO नितिन गोखले के साथ बातचीत का ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Reach out to in at least curbing the sort of situation that the economic situation that we are in. What sort of role do you think again India plays as of now with Sri Lanka in terms of that relationship, in terms of the economic relationship, and where do you think that can be pushed towards to benefit or either help Sri Lanka out of this current condition? I think there is a complete understanding between the leaderships of the two countries that India needs to help Sri Lanka economically. There would have been some wrinkles in the relationship in 2019, 2020 because of the East Container Terminal issue, which Sri Lanka scrapped and then gave the West Container Terminal to an Indian company. All those are behind us now. The current situation is that India has offered and opened up its coffers, has now a cumulative aid of $2.5 billion have been given to Sri Lanka for specific purposes, buying fuel, credit lines, has also given credit lines for essential commodities, food items, medicines. So I think India is opening it up completely and is perhaps will be willing to go further if need be. But India also probably made it clear to Sri Lanka's leadership that this borrowing or taking a repayment of their loans will not be sufficient. Sri Lanka will have to think of long-term measures to overcome this problem, and that long. श्रीलंका और चीन के बीच राजनयिक संबंध 7 फरवरी 1957 को स्थापित हुए थे। 1996 में तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके ने चीन की राजकीय यात्रा की। महिंद्रा राजपक्षे के शासन के दौरान चीन और श्रीलंका में घनिष्ठता बढ़ती गई। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के समय चीन के साथ श्रीलंका के संबंध और मजबूत हुए हैं। सिरिसेना चीनी और भारतीय प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं। फिर भी श्रीलंका की वर्तमान विदेश नीति में चीन समर्थक झुकाव दिखता ही है। श्रीलंका हिंद महासागर में चीनी रणनीतिक पहल समुद्री रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चीन की वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। श्रीलंका ने
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग या सार्क में शामिल होने के लिए चीन के आवेदन का पुरजोर समर्थन किया था। 2000 और 2010 के दशक में चीन ने श्रीलंका में काफी निवेश किया है। चीन ने कोलंबो नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर परियोजना के लिए सहायता दी। इसके बाद चीन ने श्रीलंका की अधोसंरचनाओं में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। इसमें हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोरोचलाई पावर स्टेशन और पोर्ट सिटी कोलंबो परियोजनाएं शामिल हैं। चीन ने श्रीलंका को लगभग बिना शर्त के ऋण दिया है। केवल चीनी श्रम का उपयोग ही एकमात्र शर्त है। चीन का श्रीलंका के साथ व्यापार सरप्लस है, इसलिए श्रीलंका चीनी संबंधों को लाभकारी मानता है। चीन और श्रीलंका के बीच सामरिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। पोर्ट सिटी कोलंबो के संबंध में यूट्यूब के चैनल न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया देखिए, यहाँ पर पहुंचे मैं आपको शुरुआत तस्वीरों के साथ दिखा रही हूँ कि आखिर किस तरीके से समंदर के सीने से जो है रेत निकाल कर आखिरकार स्पोर्ट सिटी को जो है बनाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है जेसीबी। हालांकि आप ये बात जानते हैं क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है श्रीलंका में जो है फिलहाल, जिस वजह से यहाँ पर फिलहाल जो है काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया। लेकिन समझिए कि चीन और श्रीलंका की भागीदारी से मिलकर जो है आखिरकार स्पोर्ट सिटी का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए बड़ी बड़ी मशीन जिसे कहा जा रहा है, इतना ही 650 एकड़ में ये जो है ये जगह फैली हुई है, जिसे कई बिलियन डॉलर से जो है मिलकर बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए इससे भारत को लेकर अगर हम बात करें, मैं अपने विजय विकास से कहूंगी कि तस्वीरें लगातार दिखाते रहे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पोर्ट सिटी के अंदर जाकर जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो तस्वीर है दरअसल ये बताने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है खनन किया जा रहा है। समुद्र के सीने से चीर कर जो है मिट्टी निकाली जा रही है। और यही वजह है कि जब पोर्ट सिटी का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया था, जब पोर्ट सिटी की बात निकल कर सामने आई थी, तो कई जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि देखिए इससे श्रीलंका और चीन के बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का विषय है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री जी के हाल के ट्वीट से प्रारंभ हुई बहस भी भारत के लिए अच्छी नहीं है। भारत इस समय श्रीलंका के साथ संबंध बिगाड़कर उसे चीन के और नजदीक नहीं जाने देना चाहेगा। संतोष की बात यह है कि श्रीलंकाई पक्ष ने इस संबंध में काफी परिपक्वता दिखाई है और बात को आगे बढ़ाया नहीं है। भारत ने सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को समझना होगा कि उनके बयान घरेलू चुनावी राजनीति में थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने के लिए विदेश नीति में राष्ट्रहित की बलि न दे दें। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में यूट्यूब के चैनल DB लाइव पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। होने के साथ हमेशा ही भारत के लिए सर दर्द बना रहा। इस बार हिंद महासागर में चीनी नौसेना की उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नेवी की बढ़ती मौजूदगी पर अमेरिका के कमांडर ने भारत को सचेत होने की सलाह दी है। अमेरिकी एडमिरल हैरी हैरिस जूनियर ने कहा कि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत को चिंतित होना चाहिए। इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन भारत का वैसा प्रभाव नहीं है। आपको बता दें कि एडमिरल हैरी एक ऐसे क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर हैं जहां चीन अपने विमानवाहक युद्धपोतों के साथ हिंद महासागर में मंडरा रहा है। इसके साथ ही हैरी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में बताया कि आज उस क्षेत्र में चीन को रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी युद्धपोत उस स्तर के नहीं हो पाए जितने सक्षम अमेरिकी पोत हैं। उन्होंने भारत के युद्धपोतों के बारे में कहा कि युद्धपोत के मामले में भारत की तकनीक चीन से काफी बेहतर है। वहीं एडमिरल हैरी ने हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के संयुक्त रूप से मिलकर चीनी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत को बल दिया। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि भारत को कच्चातुई द्वीप में कोई विशेष रुचि अब रही नहीं है, क्योंकि इस द्वीप के आसपास अब ज्यादा मछलियां बची नहीं है। भारत के मछुआरों को श्रीलंका के समीप दूसरे स्थानों में अधिक रुचि है। इस संदर्भ में 1976 में भारत श्रीलंका समझौते पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा श्रीलंका ने कन्याकुमारी के पास स्थित वाज बैंक को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्वीकार कर लिया था। इस क्षेत्र में मछलियों की उपलब्धता कच्चा तीवू की तुलना में कहीं अधिक है। यदि भारत 1974 के समझौते को मानने से इनकार करता है तो श्रीलंका भी 1976 के समझौते पर पुनर्विचार कर सकता है। अंत में चलते चलते एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, कच्चा तीवू विवाद को तूल देना भारत के लिए लाभकारी है या नहीं? अपना उत्तर
कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।